आरएसएस और भाजपा के बारे में बातचीत करके अपने आप को हास्यास्पद ना बनाएं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता जो है ना, वो बाप बेटे की रिश्ता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है। अगर बच्चा थोड़ी सी शरारत या कहीं बच्चे में शैतानी या कहीं कोई गलती करता है, कोई चीज़ करता है, तो बाप हमेशा उसे सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है। अगर आपस में इतना झगड़ा चल रहा है, आपस में फूट पड़ गई है, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जा रहे हैं आरएसएस की मीटिंग में, योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो 241 तक पहुंच गई अपनी कुछ गलतियों की वजह से। साथ में इंद्रेश जी ने ये भी बोला कि राम विरोधी तो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो इंडिया गठबंधन है वो 234 पे ही रुक गया, क्योंकि वो राम विरोधी थे। इसको नहीं उछाल रहा है, ना मीडिया उछाल रहा है और ना और कोई विपक्ष बोल रहा है। ना सरकार में आरएसएस और सरकार के बीच में ना पहले कोई फूटन वाली बात थी, ना आज कोई है और ना आगे होगी। ये मुझे राहुल गांधी इस चीज़ का जवाब दें और आरएसएस के बारे में ना कुछ बोलें तो अच्छा होगा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। सबको पता है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। कि विपक्षियों को मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूँ कि आरएसएस और भाजपा के बारे में बातचीत करके अपने आप को हास्यास्पद ना बनाएं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता जो है ना, वो बाप बेटे की रिश्ता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है। अगर बच्चा थोड़ी सी शरारत या कहीं बच्चे में शैतानी या कहीं कोई गलती करता है, कोई चीज़ करता है, तो बाप हमेशा उसे सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है। अव्वल तो भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती रही नहीं और वो आज भी आरएसएस को मानती है। आपको पता है आरएसएस के रास्ते से ही, बताए हुए रास्ते पे ही चलती है। अभी देखिए, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे। अगर आपस में इतना झगड़ा चल रहा है, आपस में फूट पड़ गई है, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जा रहे हैं आरएसएस की मीटिंग में, योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग हो रही है, तो ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। रही बात मोहन भागवत की, मोहन भागवत ने ये बोला था, मणिपुर को लेके उन्होंने अपना एक बयान जारी किया था उस दिन कि भाई मणिपुर में जिस तरह से कार्रवाई हो, अब शांति आनी चाहिए। तो मुझे ये बताइए, कौन नहीं कहता है शांति आनी चाहिए? मैं नहीं चाहता हूँ कि मणिपुर में शांति आनी चाहिए, आप नहीं चाहते हैं मणिपुर में शांति नहीं आनी चाहिए, विपक्ष नहीं चाहता है कि मणिपुर में शांति नहीं आनी चाहिए, ऐसे ही भागवत भी चाहते हैं कि शांति आनी चाहिए। लेकिन हो सकता है लोगों को ना पता हो, इस बारे में ना जानकारी हो, या मोहन भागवत स्वयं ना इस मामले में अपडेट रहे हों कि देश के गृह मंत्री, अब तो मान लो अभी चुनाव हुए तो तरह तरह की बातें होने लगी, देश के गृह मंत्री अमित शाह उस दौरान जब मणिपुर में आग लगी हुई थी तो 6 बार मणिपुर गए थे और उनके ही प्रयासों से ही शांति हुई है। अभी जितनी भी शांति है अभी भी उन्हीं के प्रयासों से हुई है। वो बात अलग है कि अभी वहाँ शांति की और गुंजाइश है और कोई इतनी बड़ी बात नहीं मोहन भागवत ने कही जिससे वो विपक्ष अपना मजे लेने की कोशिश करने लगे, ये फूट पड़ गई, वो नसीहत देने लगे। रही बात इंद्रेश कुमार की, इंद्रेश कुमार आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला, उनकी भी बात को हमें पता है भारतीय जनता पार्टी सीरियस लेगी, लेकिन हम विपक्ष के बारे में ये बताना चाहते। उन्होंने ये कहा कि भाई उनका आशीर्वाद नहीं मिला पूरा, इसीलिए भाई 241 तक पहुंचे, उससे आगे नहीं बढ़े, उसके आगे अहंकार आड़े हाथों आ गया, या जो भी उन्होंने बयानबाजी की, बयान दिया है। लेकिन विपक्ष ने दूसरा पहलू नहीं बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो 241 तक पहुँच गई अपनी कुछ गलतियों की वजह से। साथ में इंद्रेश जी ने ये भी बोला कि राम विरोधी तो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो इंडिया गठबंधन है वो 234 पे ही रुक गया, क्योंकि वो राम विरोधी थे। इसको नहीं उछाल रहा है, ना मीडिया उछाल रहा है और ना और कोई विपक्ष बोल रहा है। लेकिन बात ये है कि इन सब बातों से, इन नैरेटिव को चलाने से क्या है, केवल एक
मीडिया वालों को मसाला मिल जाता है। आप 5 बजे की अभी देखिए जाके टीवी पे जो डिबेट चल रही हैं वो इसी पे सारी डिबेट चल रही होंगी। बस वो आरएसएस ने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, ये बोल दिया, वो मोदी की ये गलती है, फलाने की ये गलती है। ना सरकार में आरएसएस और सरकार के बीच में ना पहले कोई फूटन वाली बात थी, ना आज कोई है और ना आगे होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देश में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं, अपनी 47-48 साल की उम्र में मैं पहली बार देख रहा हूं, जो पार्टी 307 सांसदों के साथ सत्ता में बैठी है, सत्ता में आई है, वो अपनी कि हमारी 50 सीटें कम रह गई हैं, इसकी समीक्षा कर रहा है, अपनी कमियां निकाल रहा है, उस पर डिस्कशन कर रहा है, उस पर सबकी सलाह ले रहा है, हर स्टेट में उसके लिए विश्लेषण कर रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूं ऐसा। वो समीक्षा कर रही है कि नहीं नहीं कम रह गए, हमें और आना चाहिए था। और जो पार्टी 1989 के बाद से लेकर लगभग 35 सालों में आज तक 230 सीटें नहीं ले पाई, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे वो 400 पार कर गए हों, ऐसे बोल रहे हैं। अरे 3 बार के लोकसभा चुनाव, 3 बार 2014, 2019 और 2024, तीनों लोकसभा चुनाव में मिला के जो सीटें बनती हैं कांग्रेस की, उससे ज़्यादा तो इस बार 2024 में भाजपा की सीटें आई हैं, जिसको भाजपा खुद आत्ममंथन कर रही है कि मेरी कम आई हैं, मेरी कम आई हैं। ये आप देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी ही सोच सकती है। ये विपक्ष की औकात नहीं है कि अपनी परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर आप देखें तो क्या है, यूपी में 20 सीटें कम रह गई। आप बताइए कहाँ कमी रह गई, किस जगह कमी रह गई? क्या राहुल गांधी बताएगा कि हम किस जगह कम रह गए? वो बताएगा कि हम हिमाचल प्रदेश में क्लीन स्वीप हो गया, हमारा पत्ता साफ हो गया। राहुल गांधी ये बोलेगा कि हम उत्तराखंड में क्लीन स्वीप हो गया, मैं बिल्कुल साफ हो गया। राहुल गांधी बोलेगा कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। राहुल गांधी क्या ये बोलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खांडू ने तीसरी बार भाजपा मुख्यमंत्री ने शपथ ली है? क्या गुजरात में, आप ये बताइए, गुजरात में बताएंगे लगातार तीसरी बार 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लेके क्लीन स्वीप किया है। और सबसे बड़ी बात, बगल में पड़ोस जहां सारे एक हो गए थे, 7 की 7 सीटें तीसरी बार क्लीन स्वीप हो गया है। ये राहुल गांधी कब बोलेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी इसके दरबारी ने इसके कान में बोल दिया है, क्योंकि इसे कुछ पता तो है नहीं, इसके कान में बोल दिया है कि 99 की संख्या जो है वो 241 से ज़्यादा होती है, तो वो उसी पे नाचता घूम रहा है। अरे समीक्षा कर, देश के आधे राज्यों में तू साफ हो गया है, और जिन जगहों पे जीता है वहाँ दूसरों की बैसाखी पे। यूपी में अगर 6 सीटें 7 सीटें जितनी भी मिली, किसके दम पे मिली? यूपी की क्षेत्रीय पार्टी के दम पे। बिहार में 2-1 सीट मिल गई, किसके दम पे? बिहार की क्षेत्रीय पार्टी से। महाराष्ट्र में सीटें मिल गई, किससे मिल गई? एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे सबसे मिलजुल के तब मिल गई। मुझे तुम बता दो, तुमने कहाँ सीटें कितनी पाई हैं अपने दम पे? तुम कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन से राज्य में हो? ये मुझे राहुल गांधी इस चीज़ का जवाब दें। और आरएसएस के बारे में ना कुछ बोलें तो अच्छा होगा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इधर पलटोगे तो भाजपा दिखाई देगी, इधर करोगे तो आरएसएस दिखाई देगी, लेकिन बिना एक सिक्का को लेके आपको जामुन नहीं मिलेंगे, ना जाके मूंगफली मिलेगी, वो सिक्का आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये फूट वूट डालने की बातें सब बेकार की हैं, इनमें कहीं बिल्कुल किसी को पढ़ना। हाँ ये है कि एक पत्रकारिता के लिए, मीडिया के लिए एक सब्जेक्ट मिल गया कि भाई ठीक है, टीवी पे बैठ गए आके 5 बजे वो 4-5 लोग, और वो ही गाली गलौज करने लगे एक दूसरे को। इसके लिए तो ये मुद्दा ठीक है। बाकी भाजपा और आरएसएस में कोई ऐसी चीज़ हो तो मैं सबूत मांग तो आपसे कह तो रहा हूँ कि कल योगी जी के साथ आरएसएस की मीटिंग है। क्यों है बताइए? जब फूट पड़ी है तो क्यों है? परसों नड्डा साहब के साथ मीटिंग है। अगर कुछ गड़बड़ है तो क्यों है मीटिंग? क्यों कर रहे हैं मीटिंग? तो ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है, इसके ऊपर आप लोग ना जाएं तो अच्छा रहेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा, वही मोहन भागवत जी एक मंच से ये भी बोला था। किसी ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को आप क्यों सपोर्ट करते हैं? जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूरी कैंपेनिंग में विपक्ष यही कह रहा था कि ये आरएसएस का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कहने पर ये सब काम कर रही है, संविधान खतरे में है, तमाम चीज़ें, संविधान बदलना चाहते हैं, इस तरह से नैरेटिव चलाया गया था। लेकिन भागवत जी ने एक बार बोला था कि आरएसएस जो है ना, एक विचार है और राष्ट्र के बारे में चिंतन करता है। अगर जो कोई भी पार्टी है वो अगर हमसे जो है विचार मांगता है या कार्यकर्ता मांगता है
तो नेतृत्व मांगता है तो हम उसको देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक राजनीतिक जो है पार्टी ना होकर के एक विचार है जो राष्ट्र के लिए देती है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, आरएसएस का फुल फॉर्म ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका फुल फॉर्म ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हर एक व्यक्ति को मजबूत करना, जब व्यक्ति मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो पूरे विश्व में उसकी धमक होगी। तो उससे तो उसके विचारों से तो कोई भी चाहे तो प्रभावित हो जाए। भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों से पूरी तरह से प्रभावित रहती है और सबको पता है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। आपने मोदी जी के मुंह से भी सुना होगा, राष्ट्र प्रथम, उनके मुंह से हमेशा राष्ट्र प्रथम निकलता है। पहले राष्ट्र है, बाद में हम हैं, उसके बाद तुम हो, सब बाद में है, पहले राष्ट्र है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो उनसे विचार लेना चाहे, और जिनको कोई डर है, ये है कि वो ये है, वो पार्टी है, फलानी पार्टी है, ये मतलब दुनिया के जो प्रोपोगेंडा चलाते रहते हैं आरएसएस के खिलाफ, वो एक बार संघ की शाखा में ज़रूर जाएं और वहाँ जाके उनके विचार जो ये लोग फैलाते हैं ज़बरदस्ती का, कि वो मुस्लिम विरोधी है, वो फलाना विरोधी है, वो केवल हिंदुओं की समर्थक है, अगर ऐसी बात हो, इंद्रेश कुमार जी ने ये चीज़ बोली थी कि इनको जो है सबक लेना चाहिए इस चीज़ से, तो अयोध्या के महंत राजू दास ने उनको ये बोला था कि इंद्रेश जी को ये भी बताना चाहिए कि मुसलमानों का वोट वो क्यों नहीं दिलवा पाए भारतीय जनता पार्टी को। इसका मतलब आरएसएस मुसलमानों के वोट दिलवाने में भी सक्षम है। वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो देश का संगठन है जिसकी दुनिया में सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन आरएसएस को माना जाता है। तो ये चीज़ों को, ये अब विपक्ष को ही लगता है, विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि आरएसएस अगर पीछे खिंच जाए तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी। उन्हें अच्छी तरह से ये पता है कि अगर आरएसएस अपना हाथ खींचे तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी। तो इन्होंने एक अपना नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया, अपना नैरेटिव उन्होंने चलाना शुरू कर दिया कि भाजपा और आरएसएस में फूट पड़ गई, फलाना पड़ गई, ये पड़ गई, वो पड़ गई। अभी 2-4 दिन की टीवी डिबेट के आप देखना, उसके बाद कि आरएसएस और भाजपा की क्या जुगलबंदी है और जो नुकसान, पहले तो 307 सीटें पाके जो पार्टी सत्ता में है, उसमें हमको और आपको और इनको और सबको ढोल बजाना चाहिए, डिस्को करना चाहिए, भांगड़ा करना चाहिए। 307 लोगों के समर्थन से चल रही है इस समय भाजपा सरकार, पूरी एनडीए सरकार, 307 सांसद हैं समर्थन में। और जो उछल रहे हैं ना, चाहे अखिलेश यादव बने रहें और चाहे महाराष्ट्र वाले बने रहें, आपको 6 महीने में पता भी नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की 272 कब पहुंच गई और अखिलेश यादव 37 से कब 17 पे आ गए। आप सिर्फ देखते जाइए, आपको पता लग जाएगा, अगले कुछ ही समय में पता लग जाएगा कि जो इन लोगों ने प्रोपोगेंडा चलाया है उसका कोई मतलब नहीं है किसी भी तरह से, बस। तो इंद्रेश जी, जिस तरह से देखा होगा आपने, इंद्रेश जी बहुत वरिष्ठ जो है नेता हैं, आरएसएस के बड़े विचारक हैं और वे जो है मुस्लिम संगठन के जो है उनको समन्वय समिति के जो है उन ज़्यादातर जो है अल्पसंख्यक मामलों को देखते हैं। तो उनका विचार जिस तरह से है, नसीहत दे रहे हैं जो वे भी, और सर संघ चालक जो है मोहन भागवत जी भी, और ये सब लोग देख रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा विपक्ष जो है ना कुछ कटाक्ष करेगा, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या अपने संगठन को जो है नसीहत देना, क्या जिस तरह से आप देखेंगे अब डिबेट में, जैसे आपने बोला ही है, तो किस तरह से देखेंगे? विपक्ष का रोल क्या है आप ये बताइए। विपक्ष तो मोहल्ले में जैसे बिगड़ैल पड़ोसी होते हैं कि बाप अपने बेटे को डांटते हैं या बाप अपने बेटे को समझाता है, तो मोहल्ले का कोई बिगड़ैल आदमी जो होता है वो यही बोलता है कि अरे कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो, क्या ज़रूरत है तुमको, अरे क्या बात है, आज तो तुम्हारी अच्छी धुलाई हुई, आज तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें अच्छे से पेल दिया, आज तो अच्छे से तुम्हारी डांट लगी, आज तो ये हो गया। जैसे जो है पड़ोस के लोग काम करते हैं, वही काम विपक्ष कर रहा है। इसके अलावा विपक्ष और कुछ नहीं कर पाएगा और ना उसको करना चाहिए, ना वो कामयाब होगा इस चीज़ में। हाँ डॉक्टर साहब, अब हम दूसरा एक मुद्दा लेते हैं, ये रहा आरएसएस की बात। जिस तरह